आज हम कम्युनिटी मेडिसिन का पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे, जो ब्लॉग नंबर 9 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस ब्लॉग में जो है ना कम्युनिटी मेडिसिन की वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ना बाकी सारे पॉइंट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा टफ भी है। इसको थोड़ा सा और से सुनना पड़ेगा और शुरू में चीज़ें शायद आपको ना समझ आए, बाद में चीज़ें आपको सही से समझ आ जाएंगी। तो ये पॉइंट की हेडिंग है जर्नल एपिडेमियोलॉजी एंड रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्क्रीनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन। ये एक ऐसा मुतालिया है या स्टडी है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स को स्टडी करते हैं, हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स या इवेंट्स जो होते हैं। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स या इवेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन या डिटर्मिनेंट्स को हम स्टडी करते हैं और उनको अप्लाई करके हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो प्रॉब्लम, ये हमारे पास इसका पूरा मकसद होता है। ये डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन ये हो गई, और इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करके हम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट्स 3D से याद हमने रखना है। पहला कंपोनेंट हमारे पास है डिजीज़ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी डिजीज़ फ्रीक्वेंसी, डेट, डिसेबिलिटी या डिजीज़ कितनी फैल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को मैर करना। ठीक है, कितनी हो रही है पर इंसिडेंस वगैरह को मैर करना। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़, इसका कंपोनेंट है कितने टाइम से कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कितने जगह में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कितने लोगों को हो रही है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये आपको डायरेक्ट 3 डीज याद रखने पड़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़ यानी कॉज क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है डिजीज़ के होने के। ठीक है, अब एम्स हमारे पास एपिडेमियोलॉजी के क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन, किसी ख़ास पॉपुलेशन में कितनी डिस्ट्रीब्यूशन और कितनी शिद्दत है बीमारी की। और देन हमारे पास रिस्क फैक्टर्स इसके क्या हैं। देन हम इसको डेटा को डेटा हासिल कर सकते हैं प्लानिंग करने के लिए, और देन हम इस डेटा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसको एवेलुएट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एम्स थे। अब यूजेस हमारे पास देखें तो इसको किसी स्टडी की पीछे हिस्ट्री देखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ डिजीज जो है ना कांस्टेंट रेट पर नहीं होती, फ्लक्चुएशंस आती रहती है टाइम के हिसाब से, और उस फ्लक्चुएशंस को हम एपिडेमियोलॉजी के थ्रू पढ़ते हैं और फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ़लानी जगह में कितनी डिजीज़ फ्यूचर में फैल सकती है। कम्युनिटी डायग्नोसिस यानी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस डिजीज़ के थ्रू मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी रेट्स क्या हैं, रेशोज़ लगाकर हम इसको चेक कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है सबर को कैमरे, साफ कैमरे सही करते हैं। ये कैमरा हमारे पास, एक मिनट, ये कैमरा हमारे पास सही हो गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, ये सही हो गया। ये हमारे पास आता है प्लानिंग एंड एवेल्यूएशन। उस डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग मतलब हमने एक डेटा इकट्ठा किया, डेटा के को हम जो है ना यूज़ करके प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग को जो है ना देखते हुए हम एवेल्यूएट करते हैं कि कितना इम्पैक्ट प्लानिंग का पड़ा है, डिजीज़ का इम्पैक्ट कम हुआ कि नहीं हुआ। ये एपिडेमियोलॉजी का फ़ायदा आता है हमें। एवेल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल रिस्क एंड चांसेस, मतलब कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, इस एपिडेमियोलॉजी को पढ़ने से हमें पता चलता है ये कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो रिस्क है इसके लिए और कॉज बन सकती है इसके। जैसे हमारे पास कैंसर, लंग कैंसर में स्मोकिंग जो है ना बहुत बड़ा रिस्की है, बहुत सारे लोगों में ये कॉज है। और सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन, बहुत एपिडेमियोलॉजी को स्टडी करके हम सिंड्रोम को पहचान सकते हैं। जैसे
हमारे पास पहले पर पेटरसन कैली सिंड्रोम था ना, उसको समझा जाता था कि ये डिस्फेगिया और आयरन डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, लेकिन बाद में एपिडेमियोलॉजी को स्टडी करके हमें पता चला कि ये इस वजह से नहीं है। ठीक है, कंप्लीटिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। ठीक है, यानी इतने रिस्क फैक्टर्स हम स्टडी करके रिस्क फैक्टर्स पढ़े पता चलेंगे और उसकी जो है ना पिछली नेचुरल कॉज क्या है हमें पता चलेगी। ठीक है सर, कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स हम सारे कह सकते हैं, ये नीचे थोड़ा सा आना पड़ेगा ऐसे करके। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स ये थोड़ी सी जो है ना खुद से ऊपर से याद वट आप याद ना रखें। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो काजेज और रिस्क फैक्टर्स को मालूम कर सकते हैं, जैसे रुबेला एपिडेमियोलॉजी के थ्रू हमें कुछ पता चले हैं, वो एग्जांपल्स ने दी थी। रुबेला हमें पता चला है कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है, ये एपिडेमियोलॉजी ने बताया। टेट्रोजेनिक थैलेमाइड जो है टेट्रोजेनिक एलिमेंट है, ये भी हमें इसने बताया, जो प्रेगनेंसी में बहुत ख़राब होता है। सिगरेट स्मोकिंग लंग कैंसर के रिस्क है, हमें ये इसने बताया एपिडेमियोलॉजी ने। फिर बेबीज टू प्री मेजर बेबीज टू ऑक्सीजन की वजह से हमारे पास रेटो लेंटल फिब्रोप्लेजिया होती है, ये भी हमें एपिडेमियोलॉजी को स्टडी करके पता चला है। अब एपिडेमियोलॉजी जो है इसकी फर्दर टाइप्स है, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव, इधर में एपिडेमियोलॉजी है ये। ठीक है, इसको हमने फर्दर ड्राइव किया एनालिटिकल में। ठीक है, देन हमने इसको किया है डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, अभी हम जो है ना इन दोनों टाइप्स को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, देन हमें ये दो पॉइंट्स समझ आ जाएंगे। ठीक है, जो हम ये टर्म्स पढ़ेंगे या कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे, ये हमें एमसीक्यूज़ में बहुत हेल्प करेंगे। मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी हम पढ़ेंगे, इसको इन सब को पढ़ने से पहले मॉर्बिडिटी पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, मेजरमेंट ऑफ नेटेलिटी और प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और मेडिकल नीड्स वगैरह चीज़ें, ये सारा हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये 4-5 पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जो है ना देखते हैं, ये कैमरा सही करता हूँ सबर को, ये हमारे पास 7 मिनट की वीडियो बन गई है।